Yes, people, welcome back to our second lecture of legal aptitude. मैं हूं स्पंदन कश्यप, जैसे मैंने आपको कल बता दिया था, एंड आई एम टीचिंग यू लीगल एप्टीट्यूड, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्टार्ट किया था. ठीक है एवरीवन. अभी हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके फीचर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री, बैकग्राउंड, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड. व्हाट वी विल बी स्टडीइंग टुडे इज Indian Constitution's preamble. What does each and every word of preamble mean? मतलब आपको मैंने कहा था कि आप लोग एक बार प्रियम्बल को पढ़ के तो देखना, मतलब कैसा लगता है आपको वो पढ़कर. आज आपको मैं उसके हर एक वर्ड का मतलब बताऊंगा प्रियम्बल का. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सब लोग साथ में रहेंगे. चल, हमारा टॉपिक है व्हाट डज द अबव मेंशन टर्म्स इन द प्रियम्बल मीन. सबसे पहला आप देख रहे हैं, मैंने बॉक्स किया है सॉवरेन इस वर्ड को. ठीक है, द एक्सप्रेशन सॉवरेन signifies that republic is externally and internally sovereign. Sovereignty in strict and narrowest sense of the term implies independence all around, within and without the borders of the country. और सॉवरेन का मतलब मैंने साइड में लिखा है वहां पे सुप्रीम पॉलिटिकल पावर. सुप्रीम पॉलिटिकल पावर. अब अपने देश में सुप्रीम पॉलिटिकल पावर कौन है? फिलहाल सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो उस पार्टी का हमारे देश पे राज है फिलहाल. एंड आई एम टॉकिंग ऑन सेंट्रल बेसिस, नॉट ऑन स्टेट बेसिस. स्टेट ऑफ कोर्स अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो महाराष्ट्र में शिवसेना इज देयर, बट देन सॉरी नॉट शिवसेना, कोएलिशन ऑफ शिवसेना, कांग्रेस एज वेल एज शरद पवार जी की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस. तो इन सब के कोएलिशन है जो विच इज लीडिंग द स्टेट. बट व्हेन वी आर टॉकिंग ऑन कंट्री बेसिस, ऑन नेशनल लेवल बेसिस, तो हमें फिलहाल बीजेपी रूल कर रही है. ठीक है, बीजेपी पार्टी हैज गॉटन द मेजॉरिटी एंड इट इज रूलिंग अस सिंस पास्ट ऑलमोस्ट सिंस पास्ट 2 decades. सो एज ऑफ नाउ सुप्रीम पॉलिटिकल पावर अगर हम बात करें तो सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इज विद नरेंद्र जी मोदी के पास में सुप्रीम पॉलिटिकल पावर है. और यही व्यक्ति जो है ये हमारे देश के सॉवरेन है. इनके पास में है वो सॉवरेनिटी कि इनके हर आदेश को, हर कमांड को पीपल हैव टू फॉलो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे वो लेजिस्लेचर्स हो, चाहे वो नॉर्मल जनता हो, सब लोगों को इनके आदेश को मानना पड़ेगा. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ अ पॉलिटिकल पार्टी और एल्स अ प्राइम मिनिस्टर इज रूलिंग द कंट्री. हमारे देश में व्हेन वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सॉवरेन है, सॉवरेन कोई नहीं बट अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पर्सन इज ओनली मेड द सॉवरेन. तो हम लोगों ने जिसको भी इलेक्ट किया है एज आर प्राइम मिनिस्टर, वही है सॉवरेन एंड ही इज हैविंग द पावर, ही इज हैविंग द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर टू रूल द कंट्री. दिस इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ सॉवरेन. ठीक है, बिल्कुल आराम से. अब हम बात कर रहे हैं लीगल सॉवरेनिटी. चलो, लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. अब सर, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड लीगल सॉवरेनिटी का डिफरेंस क्या है? अब आपको पता है हमारे देश में 3 टायर्स है, टायर्स बोलो, टीयर्स बोलो, 3 tiers ऑफ गवर्नेंस है. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, वन इज जुडिशरी एंड थर्ड इज दिस एग्जीक्यूटिव्स. तो ये 3 tiers जो है ये हमारे देश को गवर्न करते हैं. ठीक है, बिल्कुल ध्यान से. अब ऐसे ही हमारे देश में पॉलिटिकल वे में एक गवर्नेंस होती है, लीगल वे में एक गवर्नेंस होती है. अब लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि पीपल ऑफ इंडिया ने जिसको इलेक्ट किया है बेसिकली, या पीपल ऑफ इंडिया ने जिसको चुना है, उसी के पास सारे लीगल पावर्स रहेंगे. ठीक है, उसी के पास सारे लीगल पावर्स रहेंगे, वही सारे डिसीजन लेगा जो कि हमारे देश को गवर्न करते हैं. तभी हम जो कहते हैं कि लेजिस्लेचर्स, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, जो कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं. ठीक है, लॉज कहाँ से बनते हैं? बेसिकली लॉज आर मेड फ्रॉम वन लेजिस्लेचर एंड सेकेंड इज जुडिशरी. जुडिशरी से कैसे? जो भी सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट्स पास करते हैं, जो भी जजमेंट्स पास करते हैं, बेसिकली वही हमारे लॉ बन जाते हैं. प्रेसिडेंट्स के तौर पे वो काम करते हैं और वो हमारे लॉ बन जाते हैं. तो जुडिशरी से एक लॉ बनता है और दूसरा लॉ कहाँ से बनता है? पार्लियामेंट से, जो कि है हमारे लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से हमारे लॉज बनते हैं. चाहे वो नेशन के लिए हो या वो स्टेट लॉज हो, जो भी है, लेकिन वहाँ से लॉ मेकिंग पावर्स आते हैं, जनरेट होते हैं. बेसिकली उनके पास लॉ मेकिंग पावर्स है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल सॉवरेनिटी का मतलब है लॉ बनाने का पावर हमने दे दिया है स्पेसिफिकली एक
रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। स्टेट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया है, और समझ लीजिए उद्धव ठाकरे जी हमारे सीएम है, उनको हमने लॉ मेकिंग पावर दे दिया, उनकी कैबिनेट जो वो बनाते हैं, जो चुनते हैं, वही लॉ बनाएंगे। उसी प्रकार से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनको हमने चुन के देश के लिए लॉ बनाने का पावर दे दिया है। दिस इज लीगल सॉवरेनिटी। नाउ व्हेन वी talk about political sovereignty, it is distributed between union and states। मतलब पॉलिटिकल मुद्दे जो है, पॉलिटिकल all the political things which are governed by the MLAs, the MPs, the all the politicians जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, वो पावर्स आर ऑल्सो डिवाइडेड बिटवीन यूनियन एज वेल एज द स्टेट्स। मतलब यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं और स्टेट मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट होता है, स्टेट कैबिनेट होता है। तो यूनियन कैबिनेट के ऊपर यूनियन कैबिनेट का जो पावर्स है वो सेपरेट एक लिस्ट है, उसे हम कहते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर ही वो अपने लॉज बना सकते हैं या लॉज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और एक स्टेट लिस्ट होती है जिसपे ऑफ कोर्स जो स्टेट लेजिस्लेचर्स है वो उस पर लॉज बना सकते हैं और लॉ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद और एक तीसरी लिस्ट है, अगेन कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे स्टेट एज वेल एज यूनियन ये दोनों भी लॉज बना सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जिसपे लॉज बना सकते हैं, या जो पॉलिटिकल फीचर्स है, कैसे गवर्न करना है लोगों को, ये सारी चीजें किस में डिवाइडेड है, बेसिकली यूनियन एज वेल एज स्टेट्स पे, ठीक है। और जो लीगल सॉवरेनिटी है, मतलब इनको नेता बनाने का पावर, ये नेता बनाने का, इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाने का पावर किसके पास में है? दैट इज अ राइट टू वोट। राइट टू वोट किसके पास में? हमारे पास में। तो लीगल सॉवरेनिटी इज विद द पीपल, नॉर्मल जनता के पास में, ठीक है। अब ये हो गया लीगल सॉवरेनिटी का मतलब और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का मतलब। Now when we talk about the democratic character, what are we talking about? The democratic character. So democratic means governing yourself। हम कहते हैं ना by the people, of the people, for the people, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं, उसका मतलब है हमारे लिए, हमारे द्वारा, और हमारा ये सारी चीजें जो है, इसका मतलब है डेमोक्रेटिक। ये दिस इज वी आर गवर्निंग आवरसेल्व्स, वी हैव मेड अ सेट ऑफ लॉज। हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए चाहे ताकि वो लॉज बनाए एंड वो देखिए कि लॉज इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं डेमोक्रेसी। इसको क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं और वही लोग हमें गवर्न करते हैं, हमारे लिए लॉज बनाते हैं, और ऑफ कोर्स हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं, हमें सेफगार्ड करते हैं, हमारे नीड्स का ख्याल रखते हैं। तो दीज आर द पीपल हु टेक केयर ऑफ अस, दैट इज डेमोक्रेसी। अब इस डेमोक्रेसी का एक बहुत ही सेलियंट फीचर या बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर मैं कहूँगा, दैट इज राइट टू वोट। मतलब आप एक बात समझिए, राइट टू वोट में किसी को पार्शियलिटी की ही नहीं है। मतलब चाहे वो एक लड़का हो, एक लड़की हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो या नॉर्मल इंसान हो, कोई भी डिस्टिंग्विशमेंट होने दो, कोई भी क्लास, सेक्स, कोई भी रेस, कुछ भी होने दो, लेकिन हर चीज में इक्वालिटी दी है राइट टू वोट को लेकर। मतलब इस देश के हर व्यक्ति को वोटिंग पावर सिर्फ एक दी गई है, मतलब ओनली वन वोट वन पर्सन, ठीक है। इसका मतलब ये दिया है कि डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति इक्वल है और हर व्यक्ति को एक वोट करने की पावर दी है। तो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट टू वोट। नेक्स्ट, when we say about socialist, when we talk about basically socialist, now what does socialist means? सबसे पहले सोशल जो मतलब है सोशलिस्ट का, उसमें से वर्ड जो है सोशल मतलब अलग अलग लोगों से मिलना, उनके साथ रहना, उनके साथ में काम करना, अलग अलग लोगों से कॉन्वर्सेशन करना, उनके साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान करना, और उसके बाद एक डिसीजन पे आना। दिस इज बेसिकली सोशल थिंग। सोशलाइज करते हैं हम लोग लोगों के साथ में, हम लोग पब्स जाते हैं, कैफेज जाते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, हम सोशलाइज करते हैं लोगों के साथ में। अब socialist, when socialist word was added by the 42nd amendment, when it was added by the 42nd amendment, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ पे 42nd amendment लिखा है। socialist word was added by 42nd amendment in the constitution। तो ये socialist word क्यों दिया गया था? ये जताने के लिए ये जो कंट्री है ये सब लोगों की है और सब साथ में मिलके इसको गवर्न करेंगे, सब साथ में मिलकर इसको चलाएंगे। तो इट गेव अस अ सेंस ऑफ collective ownership. Now when we talk about socialist, it means collective ownership means we are doing it for the country we are taking our decisions, we are governing ourselves मतलब democratic। अब democratic वो इंसान है जो खुद के लिए अपने representative elect कर रहा है। अब ये जो representatives है वो हमको govern कर रहे हैं, और representatives के पास जो power है to govern, that is called the sovereign। तो sovereign, democratic and socialist, इसका मतलब क्लियर है। चौथा वर्ड है रिपब्लिक।
रिपब्लिक। चौथा वर्ड है रिपब्लिक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिटीजन्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिटीजन्स रूल। मतलब रिपब्लिक का मतलब ये होता है, हम कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, चेज रिपब्लिक, अलग अलग चीजें रिपब्लिक इसमें यूज होती है, पर रिपब्लिक का मतलब इतना ही होता है कि पीपल्स रूल है। इंडिया में क्या है? पीपल्स रूल। जैसे डेमोक्रेसी में पीपल गवर्न करते हैं इंडिया को, पीपल इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को, पीपल वोट करते हैं, वैसे ही रिपब्लिक में सिटीजन्स जो है इंडिया के, वही इंडिया को रूल करते हैं। और सिटीजन्स कौन है? अब सिटीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रूल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सिटीजन्स रूल कर रहे हैं। ठीक है, am I clear? Now we have discussed as of now the four major important words of our preamble. तो preamble अगर हम वापस देखें यहाँ पे ऊपर, तो preamble में लिखा है ये वर्ड्स: सॉवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब सेक्युलर ये जो वर्ड है, ऑफ कोर्स सेक्युलर वर्ड का एक अलग मीनिंग है और उसके लिए एक अलग सेशन डेडिकेट करना पड़ेगा। तो सेक्युलर का वर्ड जो है वो आपके लिए मैं पेंडिंग रखता हूँ। सेक्युलर वर्ड जो है उसके लिए मैं एक अलग क्लास लूंगा। और सेक्युलर पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी है, जब हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, कास्ट या रिलीजन, इस पे सेक्युलरिटी कैसी होती है, वो सारी चीजें हम एक अलग टॉपिक, अलग डिस्कशन है वो, तो वी विल हैव इट लेटर। एज ऑफ नाउ वी आर कीपिंग सेक्युलर असाइड। नाउ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किए गए हैं। बेसिकली उसका यही है कि जस्टिस मतलब हर किसी को अपना न्याय मिलना चाहिए, लिबर्टी मतलब एवरीवन शुड बी लिबरल इनफ टू डू हैव द फ्रीडम इनफ टू डू व्हाट ही वांट्स और ही थिंक्स ऑफ डूइंग। नेक्स्ट इज इक्वालिटी, हर किसी को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, मतलब कास्ट, रिलीजन, सेक्स, कुछ भी, हर बेसिस पे, क्लास, एवरीथिंग, एवरी पर्सन शुड बी इक्वल। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस। फ्रेटर्निटी का मतलब है हम सब लोग साथ में एक फ्रेटर्निटी बनते हैं। हम कहते हैं ना सीएस फ्रेटर्निटी, लीगल फ्रेटर्निटी, इंजीनियर फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब बेसिकली एक टीम या एक स्पेसिफिक सेगमेंट, मतलब एक सेगमेंट के लोग हैं, एक इंडस्ट्री के लोग हैं, बिजनेस क्लास, बिजनेस फ्रेटर्निटी ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। इसका मतलब एक स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो चीजें करती है, काम कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो इसके जो मेजर वर्ड्स है जो एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस है, जिसमें एमसीक्यूज ऑफ कोर्स बेस्ड है। मैंने आपको कहा था मैं आपको एक एमसीक्यू बुक दूंगा, उसमें आपको मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन दीज 4 वर्ड्स ओनली। तो इसको आपको समझना है। ये 4 वर्ड्स को आपने समझ लिया, इसका मीनिंग हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वेदर आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल और यूनिटरी। सबसे पहले फेडरल का मतलब क्या है और यूनिटरी का मतलब क्या है? फेडरल मीन्स व्हेन द पावर इज डिवाइडेड, पावर टू व्हाट, पावर टू रूल इज डिवाइडेड विथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। व्हेन आई से सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। एंड यूनिटरी मीन्स पूरा जो पावर है वो सिर्फ सेंट्रल के पास में, सेंट्रलाइज पावर, मतलब सारा पावर जो है गवर्न करने का किसी भी जगह को, किसी भी देश को, वो सेंट्रलाइज्ड है, वो पूरा एक ही सेंटर के पास में। ना हमारा देश क्या है, फेडरल है, यूनिटरी है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेसिकली फेडरल बट विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर्स। ये क्यों कहा गया है विथ सर्टेन यूनिटरी फीचर्स? द मेजॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इन केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बहुत ही जबरदस्त केस लॉ, were of the view that the federal features from the basic structure of India of the constitution, that the federal features form the basic structure of Indian constitution। मतलब जो फेडरल फीचर्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। फेडरल का मतलब है कि सेंटर हैज डिफरेंट पावर्स एंड स्टेट हैव डिफरेंट पावर्स। सेंटर के लिए सेंटर लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट के लिए स्टेट लिस्ट है। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी वेरी क्लियर अबाउट हाउ यू विल बी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू लिस्ट्स। मतलब अगर एक सेंट्रल है, सेंट्रल लिस्ट में कोई एक टर्म है, सपोज टैक्सेशन ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, ये एक मुद्दा है, उस पर सिर्फ सेंटर डिसाइड करेगी। और स्टेट में क्या है, एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स, इस पे सिर्फ स्टेट डिसाइड करेगी। तो ये दो मैंने एक एग्जांपल दिए वैसे सिर्फ कि अगर स्टेट लिस्ट में है और सेंटर लिस्ट में है तो उस पर सिर्फ यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर ही पार्ट लेगी, सिर्फ सेंटर ही उसको गवर्न करेगी, और स्टेट लिस्ट में जो है उस पर सिर्फ स्टेट गवर्न करेगी। ठीक है, ये इसका मतलब है फेडरल। अब केशवानंद भारती क्या केस है वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि उस केस में ये बताया गया था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ फेडरल है।
However, there are discussions as to whether the Indian constitution establishes a federal system or it stipulates a unitary form of government with some basic federal features. Thus, to decide whether constitution is federal, unitary, or quasi-federal, it would be better to have a look है, look at the contents of the constitution. अच्छा, क्वाजी फेडरल मतलब क्या होता है? क्वाजी फेडरल मतलब होता है कि लाइक फेडरल, मतलब पूरी तरह से फेडरल नहीं है, फेडरल की ही तरह है लेकिन पूरी तरह से फेडरल नहीं है, उसमें थोड़े बहुत यूनिटरी फीचर्स है. तो क्या वो है, वो देखना जरूरी है. The essential features of a federal polity or system are dual government, distribution of powers, supremacy of the constitution, independence of judiciary, written constitution and a rigid procedure for amendment of constitution. तो ये सारे चीजें अगर है तो आपका स्टेट फेडरल स्टेट है. स्टेट मतलब आपका जो नेशन है, इट इज अ फेडरल नेशन. तो क्या इंडिया पूरा फेडरल नेशन है? The political system introduced by our constitution possesses all the aforesaid essentials of a federal polity. मतलब सारे जो ऊपर फीचर्स दिए गए हैं जो जरूरी है किसी को फेडरल बोलने के लिए, वो इंडिया possess करता है. As both the union and state governments and the respective organs derive their authority from constitution, and it is not competent for the states to secede from the union. मतलब state secondary नहीं है, स्टेट भी यूनियन के लेवल पे ही है, उसके भी पावर्स उतने ही है. मतलब स्टेट के लिए अगर स्टेट लिस्ट है, स्टेट के लिए अगर स्टेट टेरिटरी है, तो स्टेट का 110% पावर्स है उस पर. जैसे यूनियन के लिए पूरा देश है, वैसे स्टेट के लिए पूरा स्टेट है, उसमें कोई सेकेंडरी या प्राइमरी नहीं है. There is a division of legislative and executive powers between union and the state governments. The Supreme Court stands at the head of our judiciary to guard against the violation of constitutional provisions. The Supreme Court decides disputes between the union states or states inter se and interprets finally provisions of the constitution. मतलब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो किस किस के बीच में डिस्प्यूट्स सॉल्व कर सकते हैं? स्टेट एंड यूनियन एंड स्टेट्स इंटर से. ठीक है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपने लिख लेना है अपने नोट्स के पास में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट स्टेट एंड यूनियन के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी सॉल्व कर सकते हैं. और सुप्रीम कोर्ट अगर स्टेट्स इंटर से, स्टेट्स के आपस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको भी सॉल्व कर सकती है. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर्स है. अब केशवानंद भारती केस, फाइनली आ रहे हैं हम लोग केशवानंद भारती केस पे. धीरे 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 पहले हम लोग देख ले रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी स्ट्रक्चर, डुअल अथॉरिटी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारे फीचर्स है क्या भाई? हाँ है. तो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल सही. अब यूनिटरी स्ट्रक्चर है क्या? सिंगल सिटीजनशिप. हाँ, सिंगल सिटीजनशिप कंपलसरी है, सिंगल सिटीजनशिप कंपलसरी है इंडिया में. इमरजेंसी पावर 43rd अमेंडमेंट से इमरजेंसी पावर भी लागू हो गया था. इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन आई थिंक 344 के आसपास जो सेक्शन है, आर्टिकल है सॉरी, तो उस आर्टिकल में ये दिया गया है कि इमरजेंसी के दौरान आप, मतलब आपके जो फ्री फंडामेंटल राइट्स है वो सारे सीज हो जाते हैं, सारे फ्रीज हो जाते हैं. उस टाइम पे आप अपने फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते. स्ट्रॉन्ग सेंटर, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, सेंटर का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे देश में. और रेसिडुअरी पावर, रेसिडुअरी पावर मतलब जो छोटा मोटा बचा हुआ पावर है वो भी सेंटर को दे दिया गया है, वो भी सेंटर को दे दिया गया है. तो ये भी फीचर्स है. इसलिए जब हम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या इंडिया फेडरल है, क्या इंडिया यूनिटरी है, या क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल, तो उसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज क्वाजी फेडरल. इट इज क्वाजी फेडरल. इसका मतलब है इट इज फेडरल बट इट ऑल्सो कंटेन्स सम यूनिटरी फीचर्स. इसका मतलब है इट इज क्वाजी फेडरल, इट इज लाइक फेडरल. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक फेडरल. अब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे जाने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ. आप वो चार्ट ड्रॉ कर लीजिए अपने किसी नोटबुक या कोई आपके पास जो चीज़ है. मतलब पूरा फंडामेंटल राइट्स जो है बेसिकली हम लोग देखेंगे कि उस फंडामेंटल राइट्स में चीज़ है क्या, क्या क्या चीज़ है, उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू ले लेते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट्स में. ठीक है, सी दिस इज द फंडामेंटल राइट्स. हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं बेसिकली वो शुरू होते हैं 12 से और ख़त्म होते हैं 24 पे. 12 से शुरू होके ख़त्म होते हैं 32 पे, 24 नहीं 32. ये लाइट हो जा रहा है क्या थोड़ा सा? जस्ट चेंज द पेन.
12 से 32, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट है। अब ये सारे फंडामेंटल राइट्स हम एक के बाद एक पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का मतलब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फंडामेंटल राइट्स मीन्स, इट मीन्स कि दोज राइट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, those rights which are very important to our constitution, very important for the governance of people and very important for the freedom of people, for the living of people। हमें अगर जीना है, इस देश में रहना है, जीना है, तो इसके लिए फंडामेंटल राइट्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इसका एक्सरसाइज होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब सबसे पहला फंडामेंटल राइट 12वें नंबर पे है स्टेट। सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम डिटेल में अंदर जाएंगे। पहले बस नाम बता दे रहा हूँ क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स, और उसका एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स स्टेट, स्टेट मतलब नेशन, स्टेट मतलब स्टेट नहीं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नहीं, स्टेट ऑफ पंजाब नहीं, स्टेट मतलब नेशन। 12 में जो स्टेट की बात हो रही है, स्टेट मतलब नेशन। एक बात समझो, बहुत ईजी है ये सब चीज़ें, मतलब ये आर्टिकल्स अगर आप फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स जो है अगर आप नंबर वाइज और आप बस नाम से समझ जाओगे ना, आपके लिए इतना इजी रहेगा पेपर में सॉल्व करना। आपको सेक्शंस पूछ ली जाएगी और इस सेक्शन में ये है क्या, इसमें ये अमेंडमेंट हुआ था क्या, इसमें कौन सा केस हेल्ड हुआ था, कौन सा क्या इस केस में क्या हेल्ड हुआ था। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पूछी जाती है आपके एमसीक्यू पेपर में। आप जब फंडामेंट और मेजर पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स को एकदम ध्यान से पढ़ना है। अभी एज ऑफ नाउ फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं घुस रहा हूँ मैं बस आपको बता रहा हूँ कि फंडामेंटल राइट्स का एक ओवरव्यू। फंडामेंटल राइट्स पहला है 12वां स्टेट। क्या है स्टेट? स्टेट का मतलब हो जाता है, स्टेट हमारा जो देश है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, स्टेट के क्या क्या ऑर्गन्स है, मतलब हमारा एक शरीर है ना, हम एक व्यक्ति का एक शरीर है, उस व्यक्ति के शरीर में क्या क्या ऑर्गन्स है, उसका हाथ है, उसका चेहरा है, उसका गला है, जो भी ऑर्गन्स है, वैसे ही स्टेट के ऑर्गन्स क्या है। तो ऑल द गवर्नमेंट बॉडीज, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज, ऑल द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्टेट, इन द एम्बिट ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड वो देखेंगे। 13 इज आर्टिकल 13 इज अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं क्या सर? आपने सुना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में क्या फंडामेंटल राइट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उसको अमेंड कर सकते हैं? तो हाँ, उसको कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब 14 से 18 के बीच में हम पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी। इसमें क्या क्या आएगा राइट टू इक्वालिटी में? मतलब सारे लोग इक्वल है, सबके लिए राइट्स भी इक्वल है और सब अपने राइट्स इक्वली एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद वर्क अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, चाहे मेल या फीमेल हो या कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट हो। फिर उसके बाद में किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन। हम लोग किसी के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। 19 इज राइट टू फ्रीडम, freedom of speech and expression, freedom of working, freedom of everything, all these things we will be discussing। तो ये सारी राइट टू फ्रीडम, क्या क्या करने का हमारे पास फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बहुत ही आपने सुना होगा, संजू पिक्चर देखी है, बहुत सारी चीज़ें देखी है आपने, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब आपका जो राइट ऑफ प्रेस है, प्रेस मतलब आपका प्रेस नहीं, प्रेस मतलब प्रेस या मीडिया, फ्रीडम ऑफ मीडिया वगैरह, ये सारी चीज़ें राइट टू फ्रीडम के अंदर कवर होती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं हर साल, तो राइट टू फ्रीडम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। 23 से 24 इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन मतलब किसी को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो। क्या होता है जनरली, ये आर्टिकल जो डाला गया है वो मतलब इतना बेहतरीन वे में, जब मैं कहता हूँ कि इतना बेहतरीन वे में ड्राफ्ट किया था इस कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसका रीज़न ये है कि उस टाइम पे 1947 के आसपास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनकी टीम जिन्होंने ये ड्राफ्ट किया है, उन्होंने तब सोच लिया था कि आगे चल के लेबरर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, छोटे छोटे फीमेल्स, छोटे छोटे बोल रहा हूँ, फीमेल्स को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, ये अलग अलग लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है आगे चल के भी। इन वॉट, चाहे काम हो, चाहे स्टडीज़ हो, चाहे फैमिली हो, घर के अंदर अलग अलग जगह पे एक्सप्लॉइटेशन हो सकती है। तो उसके अगेंस्ट राइट्स जो है वो भी दिया गया है, और इनफैक्ट प्रिजनर्स या ऑफेंडर्स, इनके लिए भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। ठीक है। अब 25 से 28 इज राइट टू रिलीजन। 25 से 28 इज राइट टू रिलीजन, मतलब हम अपने रिलीजन को फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैंने उसको सिर्फ राइट टू रिलीजन लिखा है यहाँ पे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब
आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, आप उसकी प्रोपोगेट कर सकते हो उसको। आप जाके मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारा, वहाँ जाके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हो, तो मैंने कहा ही। और उसके बाद उसका एजुकेशन आप लोगों को दे सकते हो, लोगों को एडुकेट कर सकते हो कि सर जी इसमें ये रिलीजन में ये है, इसमें वो है, कन्वर्ट करा सकते हो लोगों को। इट इज़ ऑल 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 लीगल इन आर कंट्री, तो इट इज़ राइट टू रिलीजन। उसके बाद है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब राइट टू एजुकेशन वगैरह इसमें कवर हो जाता है। हर बच्चे को पढ़ने का शौक नहीं, पढ़ने का जज्बा नहीं, जो भी है पढ़ने का जो आप लोगों को नहीं है बेसिकली, लेकिन ऐसा नहीं, आप लोगों को भी है, ऐसा गलत गलत नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस, डांस, ड्रामा, फोक, अब अलग अलग चीज़ें, ये सारी चीज़ों में जिसको भी इंटरेस्ट है उनको राइट्स रहेगी कि वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। एजुकेशन, ऑफ कोर्स एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करो, फिर उसके बाद लिटरेसी कैंपेन्स चलाओ, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये भी एक आपका राइट है। लास्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब कल चल के अगर आपका कोई राइट अफेक्ट हो रहा है, आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए क्या रेमेडीज है, आपको प्रॉब्लम्स तो पता हो गए, आपकी जो राइट्स है वो अफेक्ट हो गई, उसका वायलेशन हो गया, अब आप जाओगे किसके पास में? आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, आपको हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ जाना है, या आपको किसी पुलिस के पास में जाना है, आपको किसी नेता के पास में जाना है, जहाँ भी डैम प्लेस यू हैव टू गो, और वॉट एवर सोल्यूशन इज देयर, इट इज ऑल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। बेसिकली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हमें ये भी दिया है कि आप रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो, जब भी आपका फंडामेंटल राइट अफेक्ट होता है तो आप एक रिट फाइल कर सकते हो, इसको कहते हैं रिट पिटिशन। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपकी फंडामेंटल राइट अफेक्ट हुई है, आप जाके कंप्लेंट कर रहे हो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को। 32 इज सुप्रीम कोर्ट, 226 आर्टिकल 226 इज हाई कोर्ट। तो अभी हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो कोई भी अगर आपका फंडामेंटल राइट अफेक्ट हो रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम अफेक्ट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट आपको रेमेडी देगी, सुप्रीम कोर्ट आपको सोल्यूशन देगी, ठीक है। दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब इस चार्ट को आप एक बार कॉपी कर लो सब लोग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस चार्ट को आप लोग कॉपी कर लो। मतलब एग्जाम के एक दिन पहले तो बिल्कुल 110% आपको ये चार्ट देख के जाना है, बिकॉज 110% इसमें से एक ना एक पे आपको आर्टिकल पूछेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में से आपका जो एग्जाम होता है लीगल एप्टीट्यूड, 25 मार्क में से 1 या 2 मार्क को तो 110% फंडामेंटल राइट से पूछा जाता है। इसका आर्टिकल बताओ, स्टेट का आर्टिकल क्या है, फंडामेंटल अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल क्या है, या राइट टू इक्वालिटी क्या है, दैट कैन बी आस्क्ड। तो आप ये चार्ट बना लो तो आपको दिमाग में छप जाएगा, इसमें क्या है, इसमें क्या है, उसमें क्या है। चलो लिख लिया आप लोगों ने? सॉरी, आई एम हैविंग अ बैड टाइम विद द थ्रोट। ठीक है। पूरा चार्ट कॉपी कर लिया। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद आवर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है, इसको एक बार रीड कर लेंगे।
Fundamental rights are the very basic rights that are universally recognized as most essential for human existence and indispensable for human development. Sorry. These are required for the attainment of intellectual, moral, spiritual status of an individual. Articles 12 to 35 contained in part 3. सर जी यहाँ से क्वेश्चन आएगा. क्वेश्चन कहाँ से आता है एमसीक्यू में? यहाँ से क्वेश्चन आएगा. आर्टिकल 12 टू 35 कंटेन्ड इन पार्ट 3. कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए गए हैं या दिए गए हैं? तो इट इज पार्ट 3. डील विद फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, विच राइट्स आर डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. तो 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको चुनना है फंडामेंटल राइट्स. मैग्ना कार्टा का मतलब, मैग्ना कार्टा इज अ डॉक्यूमेंट गारंटिंग लिबर्टीज टू द इंग्लिश सिटीजन्स. मतलब जैसे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, वैसे यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इट इज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी उनकी किताब है, उनका भी मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है. वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जैसे फंडामेंटल राइट्स है, वैसे वहाँ पे मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट गारंटिंग द लिबर्टीज टू द इंग्लिश सिटीजन्स. मतलब जैसे हमको फ्रीडम देती है, हमारा फ्रीडम या राइट टू इक्वालिटी या अलग अलग जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स देती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे फंडामेंटल राइट्स, वैसे ही वहाँ पे मैग्ना कार्टा है जो उनको लिबर्टीज देती है टू इंग्लिश सिटीजन्स. अच्छा, दीज आर द, दिस इज व्हाट मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. फंडामेंटल राइट्स आर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. मैग्ना कार्टा, मैग्ना I-20 का मैग्ना आता था ना शायद. एस्टा मैग्ना, सॉरी मत मारो. प्रीवियसली द राइट टू प्रॉपर्टी. सर जी बहुत 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 इंपॉर्टेंट. अंडर आर्टिकल 31 was also guaranteed as a fundamental right which has now been removed by the 44th constitutional amendment. लिख लो, आर्टिकल 31 पहले क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी. अब रिमूव्ड बाय व्हाट? बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें से राइट, उसकी वजह से राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया. ये सब कुछ इंदिरा गांधी जी के ज़माने में ही हुआ है. एंड ट्रस्ट मी, देयर वाज अ टाइम व्हेन इंदिरा जी गांधी वाज रूलिंग इंडिया, कांग्रेस वाज रूलिंग इंडिया, एंड दैट टाइम शी वाज जस्ट इंक्रीजिंग हर पावर लाइक एनीथिंग. मतलब वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ला रहे थे, अलग अलग लॉज इम्पोज कर रहे थे, अलग अलग रिफॉर्म्स ला रहे थे, जिसकी वजह से वो अपने पावर्स बढ़ाए जा रहे थे. और इतने पावर्स हो गए थे कि वो जुडिशरी के भी ऊपर जा रहे थे धीरे धीरे. तब जुडिशरी ने इंटरफेयर किया और तब किसी 2 केसेस थे बेसिकली, एक गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस. ये 2 लैंडमार्क जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट हैड डिसाइडेड कि नहीं, कि सर जी आपके राइट्स इतने ही है, आपके राइट्स को कर्टेल करना जरूरी है. सर जी मतलब मैडम जी आपके राइट्स को कर्टेल करना जरूरी है. ठीक है, दैट वाज हेल्ड इन केशवानंद भारती एंड गोलकनाथ केस. वील सी इट अहेड. केशवानंद भारती में तो चलो वापस वो रिवर्स हो गया था, गोलकनाथ में उसको हेड किया गया था. अपार्ट फ्रॉम दिस, आर्टिकल 12 एंड 13 डील विथ डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड लॉ रिस्पेक्टिवली. आगे देखते हैं. ये हमारा इंडिया का मैप. चलो सबसे पहले आज हम देख रहे हैं स्टेट. एक बार देख लेते हैं स्टेट. आज हम 2 ही पढ़ेंगे, एक है स्टेट और एक अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मतलब आर्टिकल 12 एंड 13. आर्टिकल 12, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. ये ऐसे क्यों लिखा जाता है? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनलेस इसके लिए अदर कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है, तब तक द स्टेट विल इंक्लूड. व्हाट विल द स्टेट इंक्लूड? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, government and legislatures of each states, all local or other authorities within the territory of India under the control of government of India. मतलब क्या क्या चीज़ें हैं देखो, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पहला. उसके बाद में गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, जैसे पार्लियामेंट होता है वैसे स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं ऑफ स्टेट. ठीक है, उसके बाद में लोकल अथॉरिटीज़
अब लोकल अथॉरिटीज के लिए क्या दिया गया उन्होंने, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड विद इन कंट्रोल ऑफ GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो भी लोकल अथॉरिटीज है, आपके लोकल अथॉरिटीज कौन, आप सोचो एक बार कि आपके लोकल अथॉरिटीज कौन कौन हो सकते हैं। आप समझ रहे हो, आप रह रहे हो नागपुर में, आई एम लिविंग नागपुर एज ऑफ नाउ। नागपुर में आपका जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये क्या है, ये एक लोकल अथॉरिटी है, NMC लोकल अथॉरिटी। अब लोकल अथॉरिटी के टेरिटरी के अंदर, मतलब नागपुर रीजन पूरा, और लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल के अंदर, मतलब विद इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब वो लोकल अथॉरिटी के कंट्रोल में अगर नागपुर के आजू बाजू के जिले भी आते हैं, भंडारा, अमरावती, यवतमाल, ये सब भी आ रहा है अगर, तो अगर उसके कंट्रोल में वो भी है तो वो भी इंक्लूडेड है स्टेट में। दैट लोकल अथॉरिटी, वो टेरिटरी एज वेल एज उनका कंट्रोल जहां तक पहुंचता है, इट इज ऑल इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इन द एम्बिट ऑफ स्टेट। The expression local authority refers to authorities like municipalities, district boards, panchayats, improvement trusts, port trusts, mining settlement boards. अब आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टेट क्या इंक्लूड नहीं करता है, स्टेट क्या इंक्लूड नहीं कर सकता है, तो ये तीन चीज तो इंक्लूड करता है, ये 1, ये 2, ये 3। इसके अलावा क्या इंक्लूड नहीं करता है वो एक कोई दे देगा ऑप्शन, तो उसको आपको टिक मार्क करना है या चूज करना है एग्जाम में, MCQ में। इन अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, ये जो केस है इसको अगेन आपको इंपॉर्टेंट मार्क करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दो। केस लॉज के नाम, कुछ ही नाम केस लॉ के नाम डाले मैंने, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट वाले केस लॉज है। उसमें हेल्ड किया था, द सुप्रीम कोर्ट हैज एनंसिएटेड दैट टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग वेदर एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। मतलब कोई एंटिटी क्या वो स्टेट की एजेंसी है, क्या वो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में इंक्लूडेड है, उसके लिए टेस्ट जो है वो टेस्ट वाज हेल्ड इन दिस केस लॉ। ऊपर जो केस लॉ का नाम लिखा है उस केस लॉ में वो टेस्ट हेल्ड किया गया था। अच्छा, ये टेस्ट क्या क्या इंक्लूड करता है, पहला ये देखना है हमको, इफ द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, इट वुड गो अ लॉन्ग वे टूवर्ड्स इंडिकेटिंग दैट द कॉर्पोरेशन इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट। अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 51% स्टेक्स है किसी कंपनी में, तो वो कंपनी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो गई ना। एयर इंडिया, फ्लाइट वाली एयर इंडिया, उसमें 51% से ज़्यादा स्टेक्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो वो किसकी हो गई, वो हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो हो गई गवर्नमेंट की, वो स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आ गई। उसके बाद वेयर द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ स्टेट is so much as to meet almost the entire expenditure of the corporation, it would afford some indication of the corporation being impregnated with government character। मतलब पूरा जो पैसों का असिस्टेंस है, पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो कौन दे रहा है, द कंप्लीट असिस्टेंस इज गिवन बाय द स्टेट। द स्टेट इज, स्टेट मतलब ये ऊपर जो हमने स्टेट के डेफिनेशन के जो अलग अलग ऑर्गन्स पढ़े थे ना स्टेट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, स्टेट लेजिस्लेचर, ये अलग अलग चीजें, ये सारे पार्ट्स जो है ये इनको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है, या ये किसी को फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है किसी कंपनी को, सपोज ABC कंपनी है, ABC कंपनी को पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन दे रहा है, ABC कंपनी को पूरा फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है स्टेट। कौन दे रहा है, स्टेट दे रहा है। तो फिर ABC कंपनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी हो गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट हो गया, वेदर द, या स्टेट का पार्ट हो गया, बेसिकली स्टेट का एजेंसी बन गई वो, ठीक है। वेदर द कॉर्पोरेशन एंजॉयज मोनोपोली स्टेटस विच इज कन्फर्ड और प्रोटेक्टेड बाय और प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट। मोनोपोली, अरे इंडियन रेलवेज की मोनोपोली है ना, इंडियन रेलवेज को कोई कंपटीशन है क्या, इंडियन रेलवेज पूरी तरह से गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है, इसको प्राइवेटाइज नहीं किया है, हो सकता है आगे चल के करेंगे लेकिन अभी नहीं किया है। तो इंडियन रेलवेज इज द बेस्ट example of monopoly status, and it is again agency of the state, agency of the government. Existence of deep and pervasive state control may afford an indication that the corporation is state agency or an instrumentality. Existence of deep and pervasive state control मतलब स्टेट का पूरा कंट्रोल है उस कंपनी में, मतलब हो सकता है फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दिया है, लगा है पैसा नहीं दिया है, स्टेक्स भी नहीं दिया है, लेकिन पूरा पावर जो है, पूरे डिसीजंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं। आप ऐसा बोलते हैं कि अडानी, अंबानी, इनके जो कंपनीज है इसमें बीजेपी बहुत ज़्यादा असिस्टेंस देती है, फाइनेंशियल नहीं लेकिन उनके डिसीजन मेकिंग में बीजेपी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है। तो फिर वो क्या हो गए, स्टेट हो गए क्या,
वो स्टेट हो जाते हैं इस डेफिनेशन के अनुसार, लेकिन वो कहीं से प्रूव नहीं है, इसलिए वो स्टेट नहीं है। ठीक है, मरवाओगे आप लोग मुझे। इफ द फंक्शंस ऑफ द कॉर्पोरेशंस आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस, इट वुड बी रेलेवेंट फैक्टर इन क्लासिफाइंग अ कॉर्पोरेशन एज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी और एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट. If a department of government is transferred to a corporation, it would be strong factor supporting an interference of corporation being an instrumentality or agency of government. इन दोनों में भी यही कहा गया है कि किसी कॉर्पोरेशन में अगर कोई असिस्टेंस या कोई इंस्ट्रूमेंटैलिटी है स्टेट की, तो अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट, इट इज एन एजेंसी ऑफ द स्टेट. सिंपल. जस्टिफाइबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अभी रुकते हैं हम लोग. ये आपको होमवर्क है, ये आपको पढ़ना है. इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे पूछिए. बहुत सिंपल सा है, लेकिन आपको जस्टिफाइबिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स की जस्टिफाइबिलिटी क्या है भैया. ठीक है, आ जाते हैं हम लोग आज के लास्ट टॉपिक पे. आज के लास्ट टॉपिक पे अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स. आर्टिकल 13 provides that any law pre or post constitution will be invalid if the law is against the fundamental right. It provides that state shall not make any law which takes away, amend or abridges fundamental rights. मतलब आर्टिकल 13 के अनुसार स्टेट कोई भी ऐसा लॉ ही नहीं बना सकती जिसके वजह से फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी पर्सन इज अफेक्टेड और वायलेटेड. ये आर्टिकल 13 में दिया, एकदम ध्यान से. The issue came up before Supreme Court as to whether a constitutional amendment by which a fundamental right is taken away or abridged is also a law within the meaning of Article 13. The court in the famous Golaknath case took the view that it includes such an amendment, and therefore even a constitutional amendment would be void to the extent it takes away or abridges any fundamental rights. यहाँ से आपका MCQ आएगा. इस केस में ये बोला था, खाली वो केस पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं, लेकिन गोलकनाथ केस में ये बोला था कि स्टेट can't make any law which abridges मतलब violates, abridges फंडामेंटल राइट. और ये किसने बोला था? ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, ये गोलकनाथ केस में. और केशवानंद भारती केस में, केबी केस लिख देता हूं मैं, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स कैन बी अफेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. मतलब गोलकनाथ के केस के जो रिजल्ट है उसको तो रिवर्स कर दिया ना. गोलकनाथ केस में ये गया था कि फंडामेंटल राइट कुछ भी आ जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, फंडामेंटल राइट को आप वायलेट कर ही नहीं सकते, उसको आप अमेंड कर ही नहीं सकते. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अमेंडेड. इसमें ये कह दिया केशवानंद भारती केस में कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड एक नया वर्ड दे दिया यहाँ पे, बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट अफेक्टेड. बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट अफेक्टेड. एक नया ही टर्म दे दिया भाई साहब इनको, है ना. एक अलग नया टर्म दे दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो आप जो है आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो. वाला जो सेक्शन है 12 से 32 वाला, उसको आप अमेंड कर सकते हो. मतलब आप समझो, मतलब दिस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट, बट इट वाज अ इमेंसली रॉन्ग जजमेंट कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं कर सकते. अरे फंडामेंटल राइट्स को कैसे आप वायलेट कर दोगे? मतलब स्टेट का मन चला, उसने कल नया एक लॉ ला दिया और फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट हो रहा, चलने दो, होने दो. मतलब एज अ लॉ स्टूडेंट जितना भी हमारा डिस्कशंस हुआ है, डिबेट्स हुआ है, मतलब जितने भी बार इस टॉपिक पे बात हुई है, हमेशा ये कंक्लूजन में मोस्ट ऑफ द पीपल पहुंचे हैं कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए अगर कोई लॉ, मतलब उसको वायलेट करने के लिए लॉ नहीं लाया जाता है, पर जनरली कोई ना कोई लॉ उसको वायलेट करता है. तो उसको अगर आप वायलेट करने के लिए ऐसे खुला छोड़ देते हो, इफ यू कीप इट वल्नरेबल टू ऑल दीज अमेंडमेंट्स, देन इट इज नॉट फेयर. नो, मतलब फंडामेंटल राइट का मतलब ही है कि वो सबसे ज्यादा क्या है, फंडामेंटल है, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है. अगर आप उसको छोड़ देते हो ऐसे, देन इज इट फेयर इनफ टू एक्चुअली make a law or amend a law which violates or which affects the fundamental right? Anyways,
आपको इससे कोई लेन देन नहीं है। आपको बस ये समझना है कि गोलकनाथ के 2 केसेस थे, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस, दोनों समझाऊंगा मैं आपको आगे। लेकिन इतना समझ लो, गोलकनाथ केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स को आप अफेक्ट कर ही नहीं सकते, उसको छू भी नहीं सकता फंडामेंटल राइट्स को। केशवानंद भारती में अगले कुछ साल में बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स गए भाड़ में, आप उसको अमेंड कर सकते हो। हाँ, आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन के। सर कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर तो फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन द आयरनी इज यू कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो उसके पीछे पूरा आइडिया है उसको आप अमेंड नहीं कर सकते। खैर ये समय समय की बात है, उस टाइम पे लाया गया था केस। चल अब आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता रहा था, गोल बताऊंगा बेसिकली गोलकनाथ केस एंड केशवानंद भारती केस जो मैं बता रहा था उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, एकदम सब कुछ भूल जाना है। अब ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें सब कुछ भूल जाना है। इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। अब एक बार इसको पढ़ लोगे और आपके दिमाग में उतर जाएगा एकदम। Yes, people. I am telling you the difference between गोलकनाथ केस एंड केशवानंद भारती केस। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, 2 भाई साहब थे, 2 भाई साहब जो भाई भाई थे, एक था राम एक था श्याम, नहीं, एक था हेनरी एक था विलियम। हेनरी गोलकनाथ एंड विलियम गोलकनाथ। हेनरी गोलकनाथ एंड विलियम गोलकनाथ ओन्ड अ लैंड नेम सपोज एबीसी लैंड। एबीसी लैंड था जो कि 500 एकड़ की जमीन थी। इस 500 एकड़ की जमीन की ओनरशिप किसके पास में थी? हेनरी गोलकनाथ एज वेल एज विलियम गोलकनाथ। This land was situated in Punjab, in the borders of, in the territory of Punjab. अब पंजाब गवर्नमेंट ने उस टाइम पे एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मोदी जी क्यों ना हो, मतलब मोदी जी थे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ होंगे कहीं, थे नहीं मतलब होंगे कहीं, मुझे नहीं पता when he was born, बट उस टाइम पे ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो 500 एकड़ इतनी ज्यादा जमीन अपने पास नहीं रख सकता। ठीक है, नए लैंड रिफॉर्म्स के अनुसार आप 30 से 40 एकड़ जमीन अपने पास रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो इस केस में हमारे जो हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ थे, ये तो बहुत ही घबरा गए। ये कहे अरे भैया हमने अपने पैसों से लीगल वे में पूरा लैंड खरीदा है, पूरा लैंड हमारे नाम पे, और आप अभी बोलते हो कि आप लैंड ले लोगे हमसे, ये कौन सी बात हुई? हमको लैंड देना ही नहीं है। बट as per the land reforms act you had to give away your land, and according to that if you are holding more than 30 to 40 acres of land you have to give away the rest of the land. तो इस केस में हमारे जो 2 भाई साहब थे, 2 भाई थे, हेनरी एंड विलियम, Henry and William went to the Supreme Court of India, approached the Supreme Court of India and told them, सर जी हमारी मांगे सुनिए, हमारी अपील सुनिए, ये जो लैंड है ना, यही हमारी जिंदगी है, यही हमारी खेती बाड़ी है, इससे हम पैसा कमाते हैं, इससे हम जीते हैं, अगर ये हमसे ले लेंगे, हमसे छीन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हे पार्लियामेंट, हे स्टेट, तब कौन थे? इंदिरा गांधी जी थे। हे पार्लियामेंट, हे स्टेट, आप जो भी कर रहे हो वो गलत है। आप किसी के फंडामेंटल राइट, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी, उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी वाज अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी दैट इज आर्टिकल 31, दैट वाज अ फंडामेंटल राइट। तो आप किसी के फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं कर सकते कोई भी नया लॉ लाके। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे जो जी ब्रदर्स थे, गोलकनाथ ब्रदर्स, वो सुप्रीम कोर्ट के पास में गए थे। गवर्नमेंट प्लेस द एक्ट इन शेड्यूल 9। अब शेड्यूल 9 क्या है? जैसे आर्टिकल 39 है ना, आर्टिकल 13 है ना, आर्टिकल 13 के नीचे आता है एक शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में ये दिया गया है कि कोई भी आप ऐसा लॉ ला सकते हो, कोई भी ऐसा एक लॉ ला सकते हो जो आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको, उससे वायलेटेटिव हो सकता है, उसको वायलेट कर सकता है। मतलब आपने यहाँ पे आर्टिकल 13 बोला और आपने बोला कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, और उसके नीचे आपने एक शेड्यूल लगा दिया। बेसिकली शेड्यूल्स होते किस लिए? मतलब शेड्यूल्स ये बताते हैं कि कहाँ पे ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। तो शेड्यूल ऐसी एक लिस्ट है, ऐसे एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जहाँ पे आर्टिकल 13 ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आर्टिकल 13 में ये लिखा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, और फिर यहाँ पे ला दिया कि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेड्यूल 9। तो 17th अमेंडमेंट था शायद वो, आई थिंक, और उसमें ये लिखा गया था कि शेड्यूल 9 के अनुसार आप लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है, अब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो है वो शेड्यूल 9 का पार्ट होगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे
लॉज हियर शेड्यूल 9 बेसिकली जो शेड्यूल 9 मैंने आपको बताया लॉज हियर कांट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन भी हो रहा है तो भी इसके लॉज जो है शेड्यूल 9 में जो लॉज दिए गए हैं वो चैलेंज नहीं कर सकते। तब हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे न्यायपालिका ने सर्वोच्च न्यायपालिका ने हमारे डिसीजन दिया कि सर आपने जो कहा है इन जो गरीब मजदूर जो गरीब गोलकनाथ ब्रदर्स इनके साथ जो किया है वो गलत है क्योंकि इनके फंडामेंटल राइट्स है राइट टू प्रॉपर्टी एंड नो लॉ बाय द स्टेट कैन अफेक्ट देयर राइट टू प्रॉपर्टी। तो इनकी ज़मीन इनके पास ही रहेगी आप इसकी ज़मीन ले नहीं सकते। तो इस डिसीजन के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट क्रिएट किया और हिस्ट्री में ये बताया गया हिस्ट्री में ऑफ कोर्स ये सुनहरे पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया जैसे कहते हैं हम लोग ये लिखा गया कि गोलकनाथ केस के बाद से आप किसी के फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर ही नहीं सकते। कोई भी नया लॉ लाके आप किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते। और जो फंडामेंटल राइट्स वाला सेक्शन है 12 से 32 इन कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय अ न्यू लॉ ऑल टुगेदर। ठीक है दिस वॉज हेल्ड इन गोलकनाथ केस। हो गया गोलकनाथ केस के टाइम पे देन प्राइम मिनिस्टर वॉज इंदिरा जी गांधी। इंदिरा जी गांधी गुस्से में आ गई। इंदिरा जी गांधी ने बोला ठीक है ऐसा किया ना तू मेरे साथ ऐसा किया सुप्रीम कोर्ट के जज मैं इससे भयंकर काम करूंगी। कैसे काम करूंगी? कुछ ही सालों में आया केशवानंद भारती ये थे एक बहुत ही मतलब रिनाउंड एंड बहुत ही रिस्पेक्टेड मठ के हेड। एक मठ था मठ आपको पता है एक मठ होता है वहाँ पे सारे साधु लोग या कोई स्पिरिचुअल लीडर्स जो है प्रैक्टिस करते हैं क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो अपना ध्यान लगाते हैं। तो इस मठ के जो हेड थे केशवानंद भारती ये थे केरला में सिचुएटेड। ठीक है केरला में इनका मठ सिचुएटेड था। स्टेट ऑफ केरला ने अगेन एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इम्पोज किया। एक लैंड रिफॉर्म्स एक्ट लाया जिसके अनुसार इनका जो लैंड था क्या था इनका जो मठ का लैंड था उस पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए मतलब इस लैंड पे आप ये नहीं कर सकते इस लैंड में वो नहीं कर सकते आप इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते ये रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए अगेन। तो यहाँ पे क्या हो गया जैसे गोलकनाथ केस में स्टेट ने अलग लॉ लाके राइट टू प्रॉपर्टी अफेक्ट कर दी यहाँ पे भी अगेन राइट टू प्रॉपर्टी अफेक्ट हो गई। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 अगेन अफेक्ट हो गई। अफेक्ट होने के बाद में ये बताया गया कि सर जी अब यहाँ पे मतलब अफेक्ट होने के बाद में तुरंत ये जो मठ के लीडर थे केशवानंद भारती जी ये गए सुप्रीम कोर्ट के पास में। इनको पता था गोलकनाथ जी भी गए थे और उन दो ब्रदर्स को न्याय मिला था। न्याय की अपेक्षा करते हुए ये गए सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट मी आज तक के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस एक बेंच पे जो बैठी है वो थी अराउंड 13 to 14 नंबर जजेस जो थे वो बैठी थी उस केस में और हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस बैठ के इन लोगों ने डिसीजन दिया था ऑफ केशवानंद भारती केस। और उस टाइम पे ऐसा कहते हैं दीज आर द रूमर्स आई डोंट नो अबाउट इट ये रूमर्स है कि इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे जो जजेस थे उनको भी खरीद लिया था मतलब मेजोरिटी ऑफ जजेस को खरीद लिया था। तो इस केस में इंदिरा गांधी ने अपना गोलकनाथ केस का बदला निकाल लिया और उन्होंने कहा मतलब उन्होंने तो नहीं कहा पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि the fundamental rights can be amended और जो आर्टिकल 31 है राइट टू प्रॉपर्टी उसको फंडामेंटल राइट्स से हटा दो और अब फंडामेंटल राइट्स कैन बी अफेक्टेड बट द बेसिक स्ट्रक्चर एक नया टर्म लाया द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अफेक्टेड। इस केस के बाद से सारे जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे वो एकदम बढ़ना शुरू हो गए क्योंकि अब स्टेट गवर्नमेंट हो या यूनियन गवर्नमेंट हो अपना जो लैंड है वो फटाफट भग बढ़ा रही थी और उस टाइम पे लोग बेचारे मायूस से बैठे हुए थे क्योंकि ऑफ कोर्स अब उनकी ज़मीनें जा रही थी। कुछ लोगों को पैसे मिल रहे थे रेम्यूनरेशन मिल रहा था कॉम्पेंसेशन मिल रहा था कॉम्पेंसेशन मिल रहा था लेकिन ऑफ कोर्स आपकी ज़मीन आपसे कोई छीन के लेके जा रहा है आपका घर कोई तोड़ के लेके जा रहा है तो of course it feels bad somewhere down the line। तो हाँ इस केस में ये हेल्ड किया गया with majority of judges saying that the basic structure of constitution cannot be amended but the fundamental rights can be amended and even if it is violative of the fundamental right any article or any law is violative of fundamental right then also that law can be into an existence। This was Keshavananda Bharati case and this is what got the article 13
आर्टिकल 13 इसके जैसा आया, दैट इज अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लॉ विच रिजल्ट्स इनटू अमेंडेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसमें लॉ के बारे में बताया गया। यस पीपल, इसी स्टोरी के साथ गोलकनाथ जी की स्टोरी और केशवानंद भारती जी की स्टोरी, जिसमें गोलकनाथ जी को इंसाफ मिला और केशवानंद भारती जी को इंसाफ नहीं मिला, इस स्टोरी के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूँ। आई विल सी यू बैक टुमारो अगेन ऑन the VPA online application. So yes, download the VPA online application, and yes, I'll see you guys tomorrow. Bye bye.